बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले इस कहानी की आप 71 किस्तें सुन चुके हैं। अब 72वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। ताहम सईद साहब ने तमाम नौकरों और कैटरिंग सर्विस के वेटरों को बुलाकर लाश दिखाई और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने स्विमिंग पूल के आसपास या स्टेज के सामने लगी हुई कुर्सियों में से किसी पर इस लड़की को बैठे देखा था, लेकिन सबका जवाब नफी में था। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कौन मेहमान सबसे पहले आया था। मैं उस वक्त गेट के आसपास था भी नहीं। सईद साहब पेशानी मसलते हुए बोले। उनकी बेगम जो एक खूबसूरत और बावकार खातून थी, कुछ दूर खड़ी थी। वो उनसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही मेहमानों में से एक शख्स ने खनकार का गला साफ किया और हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला, मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं और मेरी दोस्त ताहिरा खानम पहुंचे थे, लेकिन हमें लान पर नहीं ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। फिर जब वहाँ कई मेहमान जमा हो गए तो हम यहाँ अकबिल लान पर आए थे। उस वक्त अंधेरा गहरा हो चुका था और मेरा ख्याल है कि हम जितने भी लोग यहाँ आए थे उनमें से किसी को यहाँ कोई लड़की बैठी दिखाई नहीं दी थी। जी हाँ, ये दुरुस्त है। बैक वक्त कई आवाजें सुनाई दी। ये गालबन वो मेहमान थे जो उस शख्स और उसकी दोस्त ताहिरा खानम के साथ लान पर आए थे। ये शख्स नसीर नवाज था, जंगल फिल्म का राइटर। दराज का दुरखासी हद तक वजीहा मगर तेजी से भिड़ंगेपन की तरफ गामसन। सईद साहब की बेगम कदरे करीब आकर खड़ी हो गई थी, मगर बदस्तूर खामोश थी। शायद वो जो कुछ कहना चाहती थी वो नसीर नवाज और दूसरे मेहमानों ने खुद कह दिया था। मिसेस सईद की मोटी मोटी आंखों से तशवीश झांक रही थी। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, सईद साहब आप पुलिस को फोन करें। तब तक मैं और ये दूसरे साहिबान जिनको तैराकी वगैरह के मुकाबलों में हिस्सा लेना था अपने हुलिये दुरुस्त करके आए। कम अज कम मैं तो यूं खड़ा अपने आप को जोकर महसूस कर रहा हूँ। और अब सर्दी भी लगने लगी है। बिल्कुल ठीक है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में खड़े हुए आदमियों ने मेरी तायद की। हमने पोल के किनारे पड़ी हुई खूबसूरत आराम कुर्सियों पर से अपने अपने सूट उठाए और अंदर की तरफ चल दिए ताकि अपने हुलिये दुरुस्त करके आ सके। अचानक से साहब आवाज देकर मुझे रोकते हुए बोले, ये दावतनामे वाली बात भी मेरी समझ में नहीं आई। दावतनामों के लिए मैंने खुद अपनी सेक्रेटरी को नाम लिखवाए थे और मुझे याद नहीं कि मैंने किसी एक्स्ट्रा गर्ल के लिए दावतनामा भेजने को कहा हो। इसका जवाब पहले ही मेरे जहन में आ चुका है। मैंने जरा देर के लिए रुकते हुए कहा, वो दावतनामा यकीनन हनी का होगा। चौकीदार ने मेहमानों से जो दावतनामे लेकर जमा किए होंगे आप जाकर उनमें देख लीजिएगा, उनमें जरूर हनी के नाम का दावतनामा मौजूद होगा। वो चूंकि खुद नहीं आ रही थी इसलिए उसने लड़की को अपना दावतनामा देकर भेज दिया होगा कि उसे अंदर आने में कोई दिक्कत पेश न आए। सईद साहब ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया था, इसलिए उन्होंने तस्दीक की भी जरूरत महसूस नहीं की थी और मेरे साथ ही अंदर की तरफ चल दिए। लेकिन फिर रुक कर उन्होंने मुड़कर बाआवाज बुलंद मेहमानों को मुखातिब किया, भाई जिसका जहां जी चाहे बैठ जाए और खवातीनो हजरात बिल्कुल रिलैक्स रहें। पार्टी तबाह हो गई, कोई बात नहीं, जल्द ही इसकी तलाफी कर लेंगे। मेहमान इधर उधर बिखरने लगे। मुझे मालूम था कि उस वक्त उनमें से कोई भी खुश नहीं था, लेकिन मैंने अब उनकी परवाह छोड़ दी थी। मेरा ज़हन बहुत से सवालात में उलझा हुआ था। मैं जब एक बाथरूम खाली पाकर और अपना हुलिया दुरुस्त करके निकला तो राहदारी के इंतजाम पर हाल की तरफ से मुझे सईद साहब की आवाज़ सुनाई दी। वो अभी फ़ोन पर ही बात कर रहे थे। मैं हाल ही में जा पहुंचा। वो हाल भी एक तरह का ड्राइंग रूम सा ही था। दीवार के करीब सोफे पर सईद साहब बैठे थे। फोन उनके सामने तपाई पर रखा था। आसपास सोफों और दूसरी नशिस्तों पर कई मेहमान मौजूद थे। सईद साहब की बेगम उनके करीब ही बैठी हुई थी। सईद साहब ने मजीद कई मिनट फोन पर बात की, फिर रिसीवर रखकर खासी देर के बाद पहली मर्तबा मुतमिन अंदाज में मुस्कुराए। लो भाई, अब हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, अब पुलिस जाने और उसका काम। मैंने उनके मुकाबल कालीन पर पड़े हुए एक मोटर से कुशन पर बैठकर फोन अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा, जरा हनी को भी फोन करके उसकी खैर आफियत मालूम करनी चाहिए और अगर वो मिल जाए तो उसे इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला देनी चाहिए। इसी दौरान मैंने अपने करीब कपड़ों की सरसराहट और एक मखसूस शनासा खुशबू महसूस की। सर जरा घुमा कर देखा तो सितारा दूसरा कुशन खिसका कर मेरे करीब बैठ रही थी। उसकी आंखों में अफसुर्दा सा खुमार था। मगमूम से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पहले ही अंदेशा था कि ये लड़की तुम्हारे लिए परेशानियों का बायस बनेगी। वो शायद कुछ और भी कहना चाहती थी मगर उसने उन लफ्जों को होंठों के पीछे ही मुकीद कर रखा था। अगर वो कुछ और बोलती तो शायद उसका अंदाज बीवियों वाला लगता। मैंने मुलायमत से कहा, सितारा मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इत्तेफाक बस कुछ ऐसा हुआ है कि मुझ पर उसका एक एहसान चढ़ गया है और इंसान जिनका एहसान मंद हो उनका ख्याल तो रखना पड़ता है ना। सितारा खामोश रही। सईद साहब ने उस मौका पर शायद कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर एक नज़र बीवी की तरफ देखकर इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने हनी का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल सकूत तारी रहा। किसी भी किस्म की कोई ट्यून सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने एक बार फिर नंबर डायल किया कि शायद पहली बार सही ना मिला हो, लेकिन दूसरी तरफ बददस्तूर सकूत रहा। ऐसा लगता है कि लाइन कटी हुई है। मैंने रिसीवर रखकर खास तौर पर किसी को मुखातिब किए बगैर कहा,
दूर एक कोने में मुसन्नफ नसीर नवाज और उसकी दोस्त ताहिरा खानम सरगोशियों में बातें कर रहे थे। अब हमें पुलिस का इंतजार करने के सिवा कोई काम नहीं था। लाशें मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखती थीं, लेकिन जाने क्यों बाहर खुले आसमान तले स्विमिंग पूल के किनारे पड़ी हुई उस मुख्तसर उल वजूद सी लड़की का तस्वुर मेरे जहन से चिपका हुआ था। उसमें जरूर कोई खास बात थी जो मेरे महसूसात को मुस्तरिफ सा कर रही थी। शायद वो उसकी खामोश बेकसी की पुकार थी, शायद उसके बेजान सरापा में कहीं उसकी मजलूमियत बोल रही थी। न जाने उसे किस मामले में मेरी अखलाकी मदद की जरूरत थी। शायद हनी मुझे ये बात बता सकती थी, मगर उसकी तरफ भी मुकम्मल सकूत था। बहरहाल मेरा इरादा था कि यहाँ से फारिग होकर घर जाते वक्त मैं हनी के घर का चक्कर भी जरूर लगाता जाऊंगा। शायद उससे मुलाकात हो ही जाए या शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। पुलिस ने आने में देर नहीं लगाई। सिर्फ एक ASI और 2 कांस्टेबल आए थे और वह पहले ही अपने किसी अफसर से हदायत सुनकर आए थे। उनका रवैया कुछ दोस्ताना और कुछ मोदबाना सा था। सबसे पहले उन्होंने जाकर जाए वारदात का मुआयना किया। लाश का जायजा लेते हुए ASI बोला, पुलिस के आने तक जाए वारदात पर किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने तो पूरी वारदात को ही स्विमिंग पूल से निकाल कर बाहर रखा हुआ है। उसके खुरदरे चेहरे पर कोई तासर नहीं था। लाशें और तशद्दुद के मुजाहिरे देखना उनका रोज का मामूल था। सईद साहब ने मतानत से कहा, हमने लाश इसलिए बाहर निकाली थी ब्रादर कि हमें सही तौर पर मालूम नहीं था कि यह लाश है ही या नहीं। हमने सोचा था कि शायद उसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी हो, शायद फौरी तौर पर तिबी इमदाद मुयस्सर आने से ये बच सके, लेकिन बाहर निकालने पर अंदाजा हुआ कि इसे मरे हुए खासी देर हो चुकी है। माकूल बात है। ASI ने तायद में सर हिलाया। उसकी मशाक नजरों ने चंद लम्हे में लाश और स्विमिंग पूल का जायजा ले लिया था। वो उठकर हमारी तरफ मुड़ते हुए बोला, लाश निकाली किसने थी? इन्होंने। सईद साहब ने मेरी तरफ इशारा किया और मेरा तारुफ करवाया। मेरा नाम सुनकर ASI ने गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया, लेकिन लाश की मौजूदगी का पता पहले इनको चला था। मैंने अरशद मोदी की तरफ इशारा किया, फिर हमने वो सब कुछ ASI को बताया जो हम अब तक मालूम कर सके थे। ASI सब कुछ अपनी डायरी में नोट करता रहा और आखिरकार डायरी बंद करते हुए बोला, आप लोगों ने तो अच्छी खासी तफ्तीश कर डाली है। यही तो फायदा होता है पढ़े लिखे लोगों का, लेकिन असल नुक्ते अभी आप लोगों को मालूम नहीं। फिर उसने लाश को हिला जला कर देखा। एक लिफाफा मंगवा कर वो पर्ची उसमें महफूज कर ली जो लाश की मुट्ठी से बरामद हुई थी। फिर उसने लाश की तलाशी लेने की कोशिश की, लेकिन उसके लिबास में कोई जेब वगैरह नहीं थी। शायद उसके पास कोई पर्स वगैरह मौजूद रहा हो जिसे कातिल ने गायब कर दिया हो, या शायद वो स्विमिंग पूल की तह में पड़ा हो। ASI खुद कलामी से अंदाज में बोला, शायद वो बाआवाज बुलंद सोच रहा था, अगर आप जरूरत महसूस करेंगे तो कोई शख्स स्विमिंग पूल में उतरकर अच्छी तरह तय खंगालाएगा। सईद साहब ने उसे तसल्ली दी, और अगर आप जरूरी समझेंगे तो स्विमिंग पूल खाली करवा दिया जाएगा ताकि आप फर्श का मुआयना कर सकें। इसका फैसला मैं अपने इंस्पेक्टर साहब से मशवरा करने के बाद करूंगा। ASI ने सादगी से कहा, फिलहाल मैं सिर्फ इब्तदाई तफ्तीश के लिए आया हूँ। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि लड़की को हलाक कहाँ किया गया होगा। अकबीलान की तरफ की सारी बत्तियां रोशन कर दी गईं, फिर भी मसनूई आबशार के अक में फैले हुए झुंड तक पहुंचने के लिए रोशनी नाकाफी थी। बहरहाल दीगर लाइट्स भी साथ लेकर पुलिस वालों ने चप्पे चप्पे का जायजा लेना शुरू किया, लेकिन कहीं किसी किस्म का कोई सुराग नजर न आया। आखिरकार मैंने कहा, ASI साहब, मेरा ख्याल है कि ज्यादा दूर तक इधर उधर देखने की बजाय हमें पहले उसी हिस्से की तरफ देखना चाहिए जहां से गालबन पत्थर उठाया गया है। मुझे मालूम है कि अगर कोई सुराग होगा तो उधर ही पत्थरों के पीछे, दरख्तों के झुंड में या उसके आसपास होगा। ASI इत्मीनान से बोला, लेकिन जाब्ते की कार्रवाई के लिए मुझे सारे लान का जायजा तो लेना ही है, इसलिए पहले मैं फालतू काम निपटा रहा हूँ। वो इतना बेवकूफ नहीं था जितना मैं समझ रहा था, अलबत्ता उन लोगों का काम करने का अपना ही एक अंदाज था। सबसे आखिर में उसने उस हिस्से का रुख किया जिधर मैं जाना चाह रहा था। आखिरकार हमें स्विमिंग पूल से कुछ ही फासले पर ऐसे निशानात मिल गए जिनसे जाहिर होता था कि लाश के साथ पत्थर बांधने के बाद वहां उसे पत्थर समेत घसीटा गया था, लेकिन लड़की का एक सैंडल हमें दरख्तों के झुंड में पड़ा हुआ मिला। मेरा ख्याल था कि लड़की को हलाक वहीं किया गया था। वो इतनी हल्की फुल्की थी कि औसत जिसामत का भी कोई शख्स उसे आसानी से उठा कर ले जा सकता था। कातिल भी उसकी लाश को मसनूई आबशार तक तो गालबन उठा कर ही लाया था, लेकिन यहाँ रुक कर लाश के साथ एक पत्थर बांधने के बाद उसने उसे पत्थर समेत घसीट कर स्विमिंग पूल में धकेल दिया था। तकरीबन यही नताइज ASI ने भी अखज किए थे। ताहम वो कयास का घोड़ा कुछ और आगे तक दौड़ाते हुए बोला, मुमकिन है वो जब यहाँ आकर दूसरे मेहमानों के इंतजार में अकेली बैठी हो तो बोर होकर इधर उधर टहलने लगी हो, दरख्तों के झुंड तले चली गई हो और वहां किसी नौकर की उस पर नीयत खराब हो गई हो। अपने इरादे में कामयाब न होने पर उसने झुंझलाहट और वहशत में नायलून की रस्सी से उसका गला घोट दिया हो। उसने यूं सईद साहब की तरफ देखा, गोया उस मौजू पर उनकी राय जानना चाहता हो। सईद साहब कदरे थके थके लहजे में बोले, इत्तेफाक से मेरे यहाँ चौकीदार के सिवा सभी नौकर बूढ़े हैं, खासे मुअम्मर और काबिल एतबार। मैं नहीं समझता कि उनमें से किसी पर इस किस्म की वहशत और जुनून तारी हो सकता है।
और जहाँ तक चौकीदार का ताल्लुक है तो उसके बारे में मुझे 100% यकीन है कि वो बेचारा आज दोपहर से एक लम्हे के लिए भी गेट से नहीं हटा। वैसे भी मेरे ख्याल में मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इस पर मुजरमाना हमले की कोशिश की गई थी या नहीं। मैं भी सिर्फ अंदाजे जाहिर कर रहा हूँ जी, मैं कोई बात यकीन से तो नहीं कह रहा हूँ। चालान अदालत में पेश करने तक हम कोई बात यकीन से नहीं कहते, कम से कम पब्लिक के सामने नहीं कहते। एएसआई ने मूंछ को बल देते हुए बड़ी संजीदगी से कहा। फिर वो इशारे से गोया लान के कुछ हिस्से की हदबंदी करते हुए बोला, खैर जनाब, जब तक हमारी तरफ से ना कहा जाए उस वक्त तक इतने हिस्से में घर का कोई फर्द या नौकर कदम न रखे। फिर हम सभी वापस अंदर हाल में आ गए। एएसआई ने एक बार फिर डायरी और बाल पॉइंट संभाल ली थी, लेकिन कुछ लिखने से पहले वो बोला, देखे साहिबान, आप तमाम लोग बासर और पढ़े लिखे समझदार हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है। हमें यहाँ आने से पहले ऊपर से हदायत मिली थी कि हम यहाँ अपने खास तौर तरीकों का मुजाहरा बिल्कुल न करें। इसलिए आपने देखा ही होगा कि मैंने ना तो किसी पर शुबा जाहिर किया है, ना किसी को हिरासत में ले रहा हूँ। लेकिन जाहिर है हमको इस केस का कुछ न कुछ तो करना है। कत्ल के केस को हम आसानी से दाखिली दफ्तर तो नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आप साहिबान से दोस्ताना गुजारिश है, अगर किसी को कोई मामूली सी भी बात मालूम है या कोई इस सिलसिले में कुछ कहना चाहता है, कुछ तस्लीम करना चाहता है, वो इस वक्त कर ले। मेरा वादा है हम उसके साथ बहुत नरमी से पेश आएंगे, लेकिन बाद में अगर हमने अपने तौर पर अपनी कोशिशों से कुछ मालूम किया तो फिर हम रियायत नहीं करेंगे। फिर सिफारिश और असर रसूख भी काम नहीं आएगा। उसकी उकाबी नजरें फर्दन फर्दन हर एक के चेहरे का जायजा लेने लगी। उसने बड़े पूरे एतमाद और दो टोक लहजे में बात की थी, फिर भी जाने क्यों मुझे उसके लहजे में खोखलेपन की झलक नजर आई थी। मुसलसल मश्क से उसके लहजे में घनगरज तो आ गई थी, लेकिन मुझे उसके अकब से अमल की छनकार सुनाई नहीं दे रही थी। सब खामोश रहे, कोई एक लफ्ज बिना बोला। अच्छा ठीक है, जैसे आप साहिबान की मर्जी। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए और अपनी जेब से पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाई। हालांकि उसके सामने तपाई पर खूबसूरत सिगरेट बॉक्स और सिगार बॉक्स सजा हुआ था। सुनहरा बेजवी लाइटर भी रखा था। उसकी ये अदा मुझे अच्छी लगी। उस वक्त तक उसके लिए काफी और दीगर लवाजमात आ चुके थे, मगर उसने उनकी तरफ भी तवज्जो न दी। वो एक बार फिर टटोलने वाली नजरों से सबका जायजा लेते हुए बोला, किसी को इस बारे में भी बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं कि वो यहाँ क्यों आई थी। डायरेक्टर राहिल भट्ट सर खुजाते हुए बोला, जब यहाँ कोई उसे जानता ही नहीं था तो किसी को उसके मकसद का क्या अंदाजा हो सकता है। मैं 15 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और स्टूडियो की दीवारों की एक एक ईंट को पहचानता हूँ, मगर मैं भी उसे नहीं पहचान सका था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए वो किस कदर गैर अहम थी। दिलदार कुरैशी साहब ने याद दिलाया, तब मुझे भी याद आया कि शायद 2-1 मरतबा मैंने उसे कहीं एक्स्ट्रा गर्ल के दरमियान देखा था। चौधरी साहब, आपको भी कुछ अंदाजा नहीं? एएसआई ने मेरी तरफ मुड़ते हुए पूछा। आपकी तो ऐसी अखलाकी मदद की जरूरत थी, मुझसे उसकी मुलाकात की नौबत आती तभी कुछ कहा जा सकता था। मैंने मुलायमत से कहा, ठीक है। एएसआई ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि वो मुसम्मात हनी साहिबा ही इसके बारे में कुछ बता सकती हैं, जिन्होंने इसको आपके पास भेजा था। लेकिन उनके बारे में भी आप बता रहे हैं कि उनका टेलीफोन ही शायद डेड पड़ा है। वैसे मैं उनको थोड़ा सा जानता हूँ, उनका घर भी मालूम है। मैं यहाँ से निपटने के बाद उनके घर होता हुआ जाऊँगा। आप अपनी कार्रवाई निपटा लें, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैंने कहा। तब उसने ज़ाब्ते की बाकी कार्रवाई निपटाना शुरू कर दी। उसने फर्दन फर्दन सबके नाम, पते, हैसियतें, फ़ोन नंबर और हर एक का पार्टी में पहुँचने का वक्त वगैरह नोट किया। उस काम में खासी देर लग गई और इस दौरान उसने मुस्तरबाना अंदाज में कई सिगरेटें फूंक डाली। ताहम उसका कलम खासी तेज रफ्तारी से नोटबुक के सफात पर फिसलता रहा। आखिरकार वो तमाम इंदराजात से फारिग होकर नोटबुक बंद करते हुए बोला, अब तमाम खवातीनों हजरात से गुजारिश है कि हमारे इंस्पेक्टर खालिद हयात साहब से इजाजत लिए बगैर शहर से बाहर न जाएं और दौरान तफ्तीश अगर किसी साहिब से फोन पर थोड़ी बहुत पूछगछ की जाए या थाने आने की जहमत दी जाए तो पूरा ताउन कीजिएगा। आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। सईद साहब ने उसे तसल्ली दी। वो उठ खड़ा हुआ और उसके साथ ही सब मेहमान यूं गहरी सांस लेकर उठे जैसे किसी मुसीबत से जान छूटी हो। सबने सईद साहब से हाथ मिला कर तेजी से रुखसत होना शुरू कर दिया और सईद साहब हर एक से मुआज़त करने लगे। आखिरकार हाल में मेजबानों और पुलिस वालों के अलावा सिर्फ मैं और सितारा रह गए। एएसआई ने अपने महतातों को हदायत दी कि लाश को गाड़ी में रखकर कौन से अस्पताल ले जाना है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं आपके साथ आपकी गाड़ी में मुसम्मात हनी के घर चलूंगा। मैंने कहा, जरूर। सितारा मेरा बाजू छूते हुए बोली, मैं भी अब चलती हूँ, तुम मेरे साथ नहीं चल रही? मैंने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में थकन उतर आई थी। जरूर चलती, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ और इस वाक़े ने दिल भी खराब कर दिया है। तुम बाद में मुझे बता देना कि बात कहाँ पहुंची। उसके लहजे में भी थकन थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और हम उसके साथ ही बाहर आ गए। उसकी गाड़ी और ड्राइवर मौजूद था। उसके रुखसत होने के बाद मैंने एएसआई को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और हम हनी के घर की तरफ रवाना हो गए।
रास्ते में एएसआई वारदात और तफ्तीश सब कुछ भूलकर हैरत से मेरी मर्सिडीज की हर चीज देखता रहा और उसके बारे में मालूमात हासिल करता रहा। आखिरकार वो सीट पर नीम दराज होते हुए बोला, ये तो अंदर से बिल्कुल जहाज लगती है जी। उसके लहजे में नहायत ही खफीफ सी हसरत थी। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली, फिर उसकी सैर ज़्यादा थी आवाज जैसे कहीं दूर से आई। इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, इतने नौकर चाकर, इतने बड़े बड़े बाग बगीचे, इतने बड़े स्विमिंग पूल कि बंदा डूब जाए तो पता न चले। ऐसी ऐसी जहाज जैसी गाड़ियां। मैं कहता हूँ जी, आखिर लोगों के पास इतनी दौलत कहाँ से आ जाती है? सवाल शायद उसने अपने आप से किया था, मगर मैंने उसकी तसल्ली के लिए धीमे लहजे में कहा, ये सब अल्लाह की देन है एएसआई साहब, हाँ ये सब अल्लाह की देन है। वो अजीब से अंदाज में बुड़बड़ाया, फिर एकदम सर झटक कर आंखें खोल कर सीधा होकर बैठ गया। इधर उधर भटकती हुई उसकी सोचें एक बार फिर जैसे फराइज की दुनिया की तरफ लौट आई। या फिर शायद बहुत अरसे तक एक पेशे से वाबस्ता रहने के बाद आदत सी बन जाती है कि दुनिया भर की बातें सोचने के बाद आखिरकार जहन अपने पेशे की तरफ लौट आता है। वो जरा मेरी तरफ को झुकते हुए बोला, देखें जी, वैसे तो आप भी इस पार्टी में शरीक थे, वहाँ सब आपके दोस्त ही होंगे। नहीं, कोई ऐसे खास नहीं थे। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, चले ये तो और भी अच्छी बात है। इस सूरत में आप जरा गैर जज्बाती होकर मेरी बात सुन सकते हैं। ये आपस की बात है। मैं आपको उन सब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस यूं ही आपको एक हमदर्द इंसान समझकर बात कर रहा हूँ। वो मकतूला लड़की मुझे कुछ मजलूम सी लगी है। आखिरी लम्हों में उसका चेहरा कुछ बिगड़ कर रह गया था और उस पर मौत का खौफ गालिब था। फिर भी मुझे उस खौफ की तह में कोई अजीब सी बात छुपी हुई नजर आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मेहमान ने नशे में धुत होकर उसे हलाक कर डाला हो, बाकी लोग उसकी पर्दापोशी कर रहे हों। पिए हुए तो वहां कई लोग थे ना। मैं धीरे से हंस दिया। एक लम्हा वो मुझे बेहद ज़हीन लगा था, लेकिन दूसरे लम्हे कुछ कोड़ मगज और मोटे दिमाग का मालूम होने लगता था। मैंने नहायत कम रफ्तार से ड्राइविंग जारी रखते हुए ठहरे ठहर लहजे में कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एएसआई साहब, कैसा हरगिज नहीं हुआ, वरना कातिल का हाथ पकड़कर आपके हाथ में देने वाला सबसे पहला शख्स मैं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता था। पिए हुए वहां बेशक तकरीबन सभी थे, लेकिन आपने किसी को बहका हुआ या बदमस्त देखा? पी पिलाकर इतना बदमस्त उनमें से शायद कोई भी ना हुआ हो कि किसी को कत्ल कर सके। ये कहानी कुछ और ही लगती है। मुझे यकीन है वहां मौजूद लोगों में से एक शख्स के सिवा कोई इस लड़की को जानता तक नहीं था और वही एक शख्स कातिल है। यही नतीजा मैंने भी अखज़ किया है। चौधरी साहब, वो मूंछ को बल देते हुए मुस्कुराया, लेकिन मेरा तरीका कार है कि हर एंगल पर तबादला ख्याल जरूर कर लेना चाहिए, चाहे वो एंगल कितना ही बेवकूफ़ाना क्यों न लगता हो। दरअसल हमारा काम इतना आसान नहीं है। यूं ही बात से बात निकलती है और फिर बाज औकात वाकयात सचमुच इतने बेवकूफ़ाना अंदाज में रूनुमा होते हैं कि हम तो जासूसों वाली बारीकियों में ही उलझे रहते हैं और जब हकीकत सामने आती है तो अकल दंग रह जाती है। हाँ ये तो ठीक है, मैंने उससे इत्तफाक किया। अब देखें ना जी, एक शख्स कत्ल करके भीड़ में गुम हो गया है, उसको तलाश करना आसान तो नहीं है। जबकि आलम यह है कि अभी हम जाए वारदात का मुआयना करने के लिए रवाना होने लगते हैं तो अफसरों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। मुझे महसूस हुआ कि अब वो रवायती अंदाज में पुलिस वालों की दुश्वारियों का रोना रोएगा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, हालात कुछ ऐसे हैं और कुछ आप पुलिस वालों का सेटअप ऐसा है कि जो शख्स वारदात में मुलव्वस नहीं होता वो ज्यादा डरता है। यहाँ तो लोगों को गैर जरूरी परेशानी से महफूज रहने के लिए फोन करने पड़े थे। बस जी, पुलिस वाला कोई चाहे सही है या गलत, लेकिन इमेज सबका एक जैसा है। इसीलिए कभी कभी तंग आकर सही पुलिस वाले भी दूसरों जैसे हो जाते हैं कि क्या फायदा इतनी तकलीफ उठाने का। नेक नामी तो फिर भी हिस्से में आनी नहीं है। अब देखें ना, हमें कोई शौक तो नहीं है कि कातिल आजाद फिरता रहे। अब मिसाल के तौर पर आप इसी वारदात को ले लें। कातिल मुझे रिश्वत के तौर पर कोई थैलियां तो नहीं दे गया है कि मैं जानबूझकर उसको खुला छोड़े रखूं, लेकिन अब हमें कोई इल्हाम तो नहीं हुआ ना कि इतने सारे आदमियों में से एकदम कातिल पर उंगली रख दें। लोगों के ताउन का यह आलम है कि अगर किसी को कोई बात मालूम होती है तो वो हमको बताता नहीं है। वो बात फिर केस की कार्रवाई में शामिल हो जाती है ना, और बेचारे में इतनी हिम्मत होती है कि दो जुमलों की गवाही देने के लिए बरसों अदालत के चक्कर काटता रहे और मुखालिफ पार्टी के गज़ब का सामना भी करे। इसीलिए तो हमारे यहाँ गुमनाम टेलीफोन कॉलों का रवाज ज्यादा है। जब किसी का ज़मीर उसे ज्यादा ही मजबूर करता है और उसके पास कोई काम की इतला होती है तो पुलिस को गुमनाम फोन कर देता है। अब ये पुलिस की मर्जी होती है कि वो इस इतला को कानून के काम में लाए या अपने काम में लाए और उसे कैश कर ले। बहरहाल ये बड़ी लंबी बहस है, न जाने कब से चल रही है और न जाने कब तक चलती रहेगी। मैंने गोया बात खत्म कर दी। वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। मैंने अकब नुमा आईने में देखा कोई गाड़ी मुसलसल मेरे ताक्कु में थी, लेकिन ये यकीनन मेरे अपने आदमियों की गाड़ी थी। वो मेरी हिफाजत के सिलसिले में बदस्तूर मुस्तैद थे। अचानक मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, एएसआई साहब, मैं कम अज कम इस मामले में आपसे गैर मामूली तावन करने के लिए तैयार हूँ। मेरे कुछ वसाइल हैं जिन्हें मैं आपकी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सी बातें होती हैं जो आप सिर्फ अपनी वर्दी और इख्तियारात ही की वजह से मालूम कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक शरीफाना मुआहदा कर लेते हैं। जो बात आप मालूम कर सकेंगे वो आप मुझको बता दीजिएगा, जो मैं मालूम कर सकूंगा वो मैं आपको बता दूंगा।
मकसद हम दोनों का यही होगा कि कातिल को सजा मिले और करार वाकई सजा मिले, और इसका तमाम तर क्रेडिट आप ले लीजिएगा। मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ, लेकिन मैं खुद इस मामले में दिलचस्पी लूंगा, किसी न किसी तरह वक्त निकाल कर थोड़ी सी भागदौड़ कर लूंगा। बड़ी खुशी की बात है जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेरा दिल कहता है कि आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं। एएसआई ने बिला तामुल कहा, मेरा नाम वगैरह तो आपको मालूम ही हो चुका है। आप किसी वक्त भी मुतलका थाने में फोन करके मुझसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर सकते हैं। तय हो गया। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देख कर कहा। उसके सीने पर शरीफ सियाल के नाम का बैच आवेजा था। मैंने ये नाम ज़हन नशीन कर लिया। मैं अपना कार्ड उसे पहले ही दे चुका था। अगली गली का मोड़ मुड़कर मैंने गाड़ी हनी की कोठी के सामने रोक दी। कोठी मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबी हुई थी। वैसे तो खैर ये शुरफा के सोने का वक्त था, बल्कि मेरे ख्याल में उस वक्त तो शायद वो लोग भी आराम करने लगते हों जिन्हें कुछ ज्यादा शरीफ नहीं समझा जाता था। लेकिन हनी की कोठी जिस अंदाज में तारीकी में डूबी हुई थी, वो गड़बड़ का एहसास दिलाने के लिए काफी था। ऐसे घरों में सब लोग सो जाएं तब भी दो एक जगहों की बत्तियां जलती रहती हैं, और फिर गेट पर चौकीदार भी मौजूद नहीं था। मैंने बत्तियां बुझा दी और इंजन बंद कर दिया। इंजन की खफीफ सी ससराहट भी मफकूद हो गई तो साउंड प्रूफ गाड़ी में बिल्कुल ही सकूत छा गया। मैं और एएसआई सियाल मोहतात अंदाज में गाड़ी से उतरे और हम दोनों ने ही बेआवाज तरीके से दरवाजे बंद किए। गाड़ी से बाहर भी सन्नाटा और सकूत ही था। सिर्फ कभी कभार झींगुरों का तराना सुनाई दे जाता था। बाकी घरों से मध्यम मध्यम सी रोशनियां झांक रही थी, लेकिन फिर भी चारों तरफ अंधेरा ही गालिब था। हनी के घर के ऐन सामने छोटा सा पार्क था। मैंने दो आवारा कुत्तों को उस पार्क के एक सिरे से दाखिल होकर काहली भरे अंदाज में दूसरे सिरे की तरफ जाते देखा। वो कमबख्त भी हमें देखकर नहीं भौंके। इलाका कुछ ज्यादा ही सकूत का मारा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर गेट को जरा सा धकेला। वो हल्की सी आवाज के साथ खुलता चला गया। पोर्च और लान पर भी अंधेरा था। शरीफ सियाल ने अपना सरकारी रिवाल्वर होलिस्टर से निकाल लिया था। मैंने भी रिवाल्वर निकाल लेना बेहतर समझा था। हम चुकन्ना रहते हुए आगे बढ़े। ये महज एहतियात थी, वरना मेरी नामालूम हिस्स ने तो मुझे बता दिया था कि वहाँ कोई हमारी घात में नहीं। ड्राइंग रूम का दरवाजा भी हमें खुला ही मिला। मैंने टटोल कर स्विच बोर्ड तलाश करके लाइट ऑन कर दी। शरीफ सियाल ने रिवाल्वर चारों तरफ घुमाते हुए कोने खुदरों का जायजा लिया, मगर वहाँ सकूत के सिवा कोई चीज हमारी मुंतजिर नहीं थी। ड्राइंग रूम में किसी चीज की बेतरतीबी नहीं थी। तमाम सामान और आराइश व ज़ेबाइश जूं की तूं थी। हम यके बाद दीगरे दूसरे कमरे में पहुंचे। सबके दरवाजे खुले थे और बत्तियां रोशन होने पर कहीं भी किसी किस्म की बेतरतीबी नजर नहीं आई। सारा मकान यूं खुला पड़ा था जैसे मकीन इंतहाई बेपरवाही का मुजाहिरा करते हुए कोई भी दरवाजा मुकफल किए बगैर उठकर कहीं चले गए हों। न जाने कब से यूं ही घर खुला पड़ा था, और ये इत्तेफाक ही था कि इस दौरान किसी चोर उचक्के को उस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करने की तौफीक नहीं हुई थी। पर कीमती अशिया तो एक तरफ, वो उस भरे पूरे घर के साजो सामान पर ही हाथ साफ करके बड़ा अरसा ऐशो आराम से गुजारा कर सकता था। अजीब बात है, शरीफ सियाल बुड़बड़ाया। हम लाउंज में पहुंचे तो मेरी नजर ड्राइंग टेबल पर रखे हुए टेलीफोन सेट पर गई। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाकर देखा, टेलीफोन डेड था। अचानक किचन के बंद दरवाजे के अग से ऊग ऊग की आवाज सुनाई दी। उन मध्यम आवाजों को सुनकर शरीफ सियाल यकदम दोबारा चौकन्ना हो गया। रिवाल्वर उसने यूं तान लिया जैसे मामूली सी हरकत नजर आते ही गोली चला देगा, लेकिन उसके बरक्स मैंने गहरी सांस लेकर रिवाल्वर बगली होलिस्टर में लगा लिया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि आवाज जिन इंसानों की है वो किस पोजीशन में होंगे। शरीफ सियाल ने ठोकर मारकर किचन का दरवाजा खोला और उछलकर एक तरफ को हो गया जैसे किसी मुतवक्का हमले से बच रहा हो, लेकिन अंदर की सूरत हाल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक थी। चौकीदार के अलावा हनी के घर में 2 मियाँ बीवी मुलाजिम थे। मैं जब हनी के यहाँ आया था तो मैंने ये 3 ही मुलाजिम देखे थे, और वो तीनों उस वक्त किचन के टाइलों वाले फर्श पर आड़े तिरछे पड़े हुए थे। किचन में सफाई वगैरह के काम आने वाले कपड़े उनके मुंह में ठुंसे हुए थे। तीनों के हाथ पांव टोरियों से बंधे हुए थे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें एक दूसरे से दूर रखने के लिए किसी के हाथ सिंक के पाइप से, किसी के अलमारी के कुंडे में और किसी के ओवन के पाए के साथ भी बांध दिए गए थे। शरीफ सियाल एक लंबी सांस लेकर रह गया। अब उसने भी रिवाल्वर होल्स्टर में रख लिया था। हम दोनों ने किचन की छुरियां तलाश करके उनकी बंदिशें काटी, क्योंकि उनके गिरे खोलना खासा वक्त तलब मसला नजर आ रहा था। उनका दौरान खून और हवास बहाल हुए तो हमने उन्हें लाउंज में लाकर बिठा दिया। पूछगछ का काम मैंने शरीफ सियाल पर छोड़ दिया। उसके ताबड़तोड़ सवालात के जवाब में तीनों नौकरों की जुबानी जो बातें हमारे इल्म में आई, उनका खुलासा कुछ यूं था कि सरशाम एक नाजुक अंदाम सी लड़की जो काफी परेशान मालूम होती थी, हनी से मिलने आई थी। 2-1 मरतबा वो उससे पहले भी घर आई थी, लेकिन कोई उसका नाम नहीं जानता था। चौकीदार की जुबानी वो अपनी आमद की इतला सिर्फ ये कहकर भिजवाती थी कि बेबी आई है। बेबी गालबन उसकी उर्फियत थी। आज हनी उसके साथ देर तक ड्राइंग रूम में बैठी बातें करती रही। चाय और लवाजमात वगैरह का दौर भी चला। फिर हनी
उसे लाउंज में ले आई। वहां उसने अपनी डायरी से एक वर्क फाड़कर उसे कुछ लिख कर भी दिया और वो चली गई। चौकीदार ने उसे पैदल ही मेन रोड की तरफ जाते देखा। हुलिये वगैरह की मदद से उस बात की तस्दीक हो गई थी कि ये बेबी उसी लड़की के सिवा किसी का नाम नहीं था जिसकी लाश सईद साहब के हाथ स्विमिंग पूल में से मिली थी। बेबी के जाने के कुछ ही देर बाद हनी ने चौकीदार को बुलाया था। वो टेलीफोन का रिसीवर हाथ में लिए बैठी थी और बहुत परेशान मालूम होती थी। उसने चौकीदार को हदायत की वो पिछली गली में जाकर टेलीफोन की तार वाला पोल चेक करे। उसे शुबा है कि किसी ने फोन का तार काट दिया है। चौकीदार चूंकि जल्दी में यूं ही उठकर चला आया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले गेट को मकफिल कराए, फिर अकबी दरवाजे से पिछली गली में जाएगा। मगर जब वो पोर्च में पहुंचा तो उसने देखा कि गेट खुल चुका था और लंबी सी एक स्याह गाड़ी पोर्च में दाखिल हो रही थी। उससे पहले कि वो संभलता, मुंह पर ढाटा बांधे एक शख्स बिजली की सी तेजी से गाड़ी से उतरा और उसने अपनी राइफल का बट चौकीदार की कनपट्टी पर रसीद किया। वो वहीं ढेर हो गया।